यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब ही हू रिमेन्स था तो उस वक्त सीक्रेट टाइमलाइन का मतलब था एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें सिर्फ वही इवेंट्स हो जो फ्यूचर में ही हू रिमेन्स को मदद करे वापस से मल्टीवर्सल वॉर जीतने में, ना कि किसी और कैंग वेरिएंट को। इसके अलावा ही हू रिमेन्स कुछ अल्टरनेट टाइमलाइंस को ग्रो होने देता है तब तक जब तक कि वो उसके लिए खतरा ना बने। इसीलिए हमें वॉइड में इतने सारे लोकी वेरिएंट्स दिखे। यहाँ पर मार्वल ने चीजों को थोड़ा और गहरा बनाया, जहाँ उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हर इवेंट इंपॉर्टेंट या एक जैसे नहीं होते, और यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ एब्सोल्यूट पॉइंट। एक नेक्सस इवेंट टाइमलाइन में एक छोटी सी गलती की तरह है जिसे ठीक किया जा सकता है। जैसे दीवार से अगर आप एक ईंट निकाल दोगे तो दीवार कमजोर होगी पर वो अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। वहीं अगर हम एक एब्सोल्यूट पॉइंट की बात करें तो ये उस दीवार की पूरी फाउंडेशन है। अगर आपने फाउंडेशन हटाया तो पूरी दीवार ही गिर जाएगी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की भाषा में बोले तो अगर एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज किया जाएगा तो पूरा यूनिवर्स एक झटके में कोलैप्स हो जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमने व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम वाले एपिसोड में देखा। उसके यूनिवर्स में क्रिस्टीन पाल्मर की कार एक्सीडेंट में मौत एक एब्सोल्यूट पॉइंट थी। वहाँ स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके लाखों बार उस पल को बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी तरीके से क्रिस्टीन मारी जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूनिवर्स जानता था कि क्रिस्टीन की मौत से मिलने वाले दुख से ही स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स की गहराइयों में जाएगा और ये दुख उसे इतना पावरफुल सॉर्सरर बनाएगा जिसमें पावर होगी ना सिर्फ डोरमामू जैसी मुसीबत से निपटने की, बल्कि वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जैसे पावरफुल बीइंग के वार को भी एक टॉफी की तरह निकल जाएगा। ये दुख की बात जरूर थी पर इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन की मौत एक एब्सोल्यूट पॉइंट बन गई जिसको बदलना इम्पॉसिबल था। अब जब हम इवेंट्स को समझ गए हैं तो चलिए उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो इन इवेंट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है नेक्सस बीइंग और एंकर बीइंग्स। ये सुनने में थोड़े बहुत सिमिलर लग रहे होंगे पर इनका काम बिल्कुल अलग है। पहले आते हैं नेक्सस बीइंग्स पर। इन्हें आप अपने यूनिवर्स के रियलिटी शेपर कह सकते हो। ये बहुत रेयर और पावरफुल लोग हैं जिनके पास अपने यूनिवर्स की रियलिटी और प्रोबेबिलिटी पर असर डालने की पावर्स होती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे क्लियर एग्जांपल है वांडा मैक्सिमॉफ, जहां उसने अनजाने में स्टार्क इंडस्ट्रीज के बॉम्ब को फटने से रोका। इसके बाद जब सारे लोग हाइड्रा के माइंड स्टोन एक्सपेरिमेंट में मर रहे थे तब उसने अपने भाई पिएत्रो को पावर्स देकर बचाया और खुद की हिडन पावर्स को भी जगाया। भले ही वांडा को अपना फुल पोटेंशियल वांडा विजन में ही पता चला हो, पर जाने अनजाने वो अपना किरदार प्ले कर रही थी। अब वांडा एक ऐसी कैरेक्टर है जिसकी पावर ही है रियलिटी वॉर्पिंग, लेकिन नेक्सस बीइंग जरूरी नहीं है कि रियलिटी वॉर पर हो, पर उसके एक्शन एक ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं जिससे पूरे यूनिवर्स पर इम्पैक्ट पड़े। इसीलिए ये नेक्सस बीइंग्स मल्टीवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं एंकर बीइंग्स पर, जो डेडपूल एंड वुल्वरीन का नया और थोड़ा सा डरावना कॉन्सेप्ट है। एक एंकर बीइंग वो एक सिंगल इंसान है जिसकी लाइफ फोर्स से उसकी पूरी रियलिटी का एग्जिस्टेंस डायरेक्टली जुड़ा होता है। जब तक वो एंकर बीइंग जिंदा है यूनिवर्स स्टेबल रहता है, लेकिन जिस पल उसकी मौत होती है वो यूनिवर्स धीरे धीरे मरने लगता है, जिसमें कई साल लगते हैं जब तक वो रियलिटी सड़ के डिके ना हो जाए। फिल्म के कंटेक्स्ट में हमें पता चलता है कि फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स का एंकर बीइंग कोई और नहीं बल्कि वुल्वरीन था, और लोगन मूवी में उसकी मौत के साथ ही उसके यूनिवर्स का डूम्सडे क्लॉक शुरू हो गया। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इन एंकर बीइंग्स की डेथ एक नेचुरल प्रोसेस जैसा है जो टाइम लेता है कंप्लीट होने में, ना कि एब्सोल्यूट पॉइंट की तरह जो कि एक बार में रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। कई लोग नेक्सस बीइंग और एंकर बीइंग में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में फर्क समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक यूनिवर्स एक शिप है, नेक्सस बीइंग उस शिप का कैप्टन है जो शिप का रास्ता बदल सकता है, और अगर कैप्टन मर जाए तो शिप में अफरा तफरी मच सकती है लेकिन शिप चलते रहेगा। लेकिन एंकर बीइंग उस शिप के इंजन के कोर के जैसा है जो कि अगर बंद हुआ तो इंजन ही बंद हो जाएगा, जिसका मतलब वो शिप बीच समुंदर में ही फंसकर खत्म हो जाएगी। तो इससे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि एक नेक्सस बीइंग रियलिटी को शेप करता है जबकि एक एंकर बीइंग पर रियलिटी टिकी हुई है। इनके अलावा एब्सोल्यूट बीइंग्स का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है और वो है अमेरिका चावेज, जो कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है, उसका कोई वेरिएंट नहीं है। अब थोड़ा मार्वल मल्टीवर्स की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। अब स्पाइडर वर्स भी मार्वल मल्टीवर्स का पार्ट है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, जिसके कैनन इवेंट को दिखाया गया स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में। वहीं एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हमें दिखा स्पाइडरमैन नो वे होम में भी। तो इस वजह से स्पाइडरवर्स भी मार्वल मल्टीवर्स के रूल्स को गवर्न करता है। तो जब एक वेरिएंट या कोई कैरेक्टर अपनी टाइमलाइन छोड़कर किसी दूसरे अनजान यूनिवर्स में घुस जाता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, तो वो वहां के लिए एक अनोमली बन जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर देखने को मिलता है, जहां अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडर पीपल माइल्स मोरालेस
के यूनिवर्स में आते हैं तो वो अजीब तरह से ग्लिच करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका फिजिकल फॉर्म उस रियलिटी के नियमों के साथ मेल नहीं खाता। वो उस यूनिवर्स के लिए एक फॉरेन फाइल की तरह है जो वहाँ के सिस्टम को क्रैश कर रहा है। इसलिए स्पाइडरमैन 2099 इन अनोमलीज को पकड़कर उनके घर वापस भेजता है ताकि वो किसी कैनन इवेंट जो कि एब्सोल्यूट पॉइंट का ही एक वर्जन है उसमें कोई गड़बड़ ना कर दे, जैसे माइल्स ने पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स में कर दिया था। मैं जानता हूँ कि अब आप बोलोगे कि भाई स्पाइडरमैन नो वे होम में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जब टोबी और एंड्रू का स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आए थे। तो मेरे हिसाब से इसके पीछे का रीजन जुड़ा है मैजिक से, जहाँ क्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में स्पाइडर पीपल दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए टेक यूज कर रहे थे खुद को स्टेबल रखने के लिए, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक ने उनको इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में फिट कर दिया था टेम्पररी। इसीलिए स्ट्रेंज को भी जल्दी थी उनको वापस उनके यूनिवर्स में भेजने की, क्योंकि उनके यहाँ होने से दोनों यूनिवर्स के इवेंट्स में फर्क पड़ रहा था। अब एक कंसेप्ट तो नहीं पर एक लूप होल था अपोकलिप्स के नाम से, जिसको लोकी सीरीज के सीजन 1 में बताया गया था, जिसे सिल्वी यूज कर रही थी छुपने के लिए, क्योंकि टीवीए अपोकलिप्स में किसी को ट्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार कहीं अपोकलिप्स आ जाए तो उस जगह के बर्बाद होने के बाद वहाँ कुछ नहीं बचता अनटिल एंड अनलेस वहाँ कुछ ऐसा ना हो जो वहाँ का अपोकलिप्स रोक सके, जो कि सिल्वी और लोकी के मिलने से हुआ था, जिसको हमने लोकी के सीजन 1 में देखा। तो ये है आपका मार्वल मल्टीवर्स 101, जिसमें आपको हमने वेरिएंट्स, एंकर बीइंग्स, नेक्सस बीइंग्स, एब्सोल्यूट पॉइंट, नेक्सस इवेंट्स और अनोमलीज के बारे में अच्छे से बताया। ये सारे तो नहीं पर इनमें से कई कंसेप्ट आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में यूज होंगे। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस। टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर लगातार अपग्रेड होते हुए आयरन मैन सूट और टाइम ट्रैवलिंग तक इन्वेंट की है। रॉकेट ने हाई एवोल्यूशनरी जिसके पास यूनिवर्स की नॉलेज है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज की फोटोग्राफिक मेमोरी उसे अलाउ करती है हर बुक की कॉपी को उसके दिमाग में स्टोर करने में। और ही हू रिमेन्स ने एक पूरी टाइमलाइन को अपने कंट्रोल में रखा था। पर इनमें से कोई भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कौन है। और ये वीडियो सिर्फ शेयर इंटेलिजेंस पर नहीं बल्कि इस पे है कि किसकी इंटेलिजेंस का कितना इम्पैक्ट रहा या आगे रहेगा। साथ ही साथ ये लिस्ट आपको क्लियर कर देगी कि आपका फेवरेट कैरेक्टर स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स के लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है। तो जल्दी से टॉप 3 प्रेडिक्शन कर लो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 शूरी। तो आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि हमारी लिस्ट की 10th पोजीशन पर शूरी है, पर आप चिंता मत करो, अपने स्मार्टनेस के इम्पैक्ट वाइज शूरी हमारी लिस्ट में यही पोजीशन डिजर्व करती है। अब वकांडा की जीनियस होने के नाते शूरी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और उसके कुछ कंट्रीब्यूशन जो रहे हैं वो हैं तचाला के दोनों सूट को उसी ने बनाया था, सिविल वॉर वाला मैनुअल सूट और फिर उसके बाद के सारे नैनोटेक सूट, खासकर की वाइब्रेनियम के काइनेटिक एनर्जी के रेगुलेटेड स्टोरेज और री रिलीज की खासियत को भी शूरी ने मास्टर कर लिया था। इसी के साथ साथ शूरी ने एवरेट रॉस की जिंदगी बचाई थी उसके टिश्यूज को वाइब्रेनियम के साथ सिंथेसाइज करके। और जो मोमेंट शूरी की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस का सबूत है वो है हार्ट शेप्ड हर्ब को दोबारा से सिंथेटिकली रिक्रिएट कर देना, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव बात है क्योंकि वो हर्ब सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं थी बल्कि एक ऐसा जरिया था जो कि वकांडा के नेक्रोपोलिस का भी रास्ता है। तो उसे सिंथेटिकली बना पाना खुद में बहुत बड़ी बात है। इन सबके ऊपर विंटर सोल्जर की हाइड्रा प्रोग्रामिंग भी शूरी ने ही इरेज की थी। नंबर 9 रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, गार्डियंस की टीम का कैप्टन। अब कोई इस बात से एग्री नहीं करेगा पर थॉर तो करेगा। खैर रॉकेट को तो हम पूरी गार्डियंस की टीम का सबसे स्मार्टेस्ट बंदा कह सकते हैं। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग,